वीप नॉट चाइल्ड 1964 में पब्लिश हुई थी, जिसको लिखा था एक कीनियन ऑथर नुगुगी वा थियोंगो ने। ही वॉज ए रिमार्केबल राइटर और उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज ईस्ट अफ्रीका लीडिंग नॉवलिस्ट। ये नॉवल इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म इन अफ्रीका के बारे में है। ये नॉवल एक्सप्रेस करती है माओ माओ रेबिलियन को, जो कि ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ था कीनिया में। एक पूरी वॉर चली थी बिटवीन नेटिव एंड ब्रिटिशर्स 8 सालों तक। इस स्टोरी को 2 हिस्सों में लिखा गया है। पहला है द वैनिंग लाइट और दूसरा है द डार्कनेस फॉल्स। बीच में इसके इंटरल्यूड आता है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एंजॉर्ज से, जो कि मेल प्रोटैगनिस्ट है, और वो अपनी फैमिली में एक पहला लड़का है जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गो टू स्कूल एंड गेट एजुकेशन। एंजॉर्ज नगोतो का बेटा है, जो कि एक फार्मर है। कैरेक्टर्स की तरफ हम आते हैं तो एंजॉर्ज नगोतो के बारे में हमने पढ़ा। नगोतो जो फार्मर है वो जेकोबो की लैंड्स में काम करता है। जेकोबो मिस्टर हॉलैंड्स के साथ डील करता है और इसी तरह से वो एक अच्छी इनकम कमा पाते हैं। मिस्टर हॉलैंड्स इज़ अ वाइट मैन। जेकोबो के 2 और बेटे हैं, कमाओ और बोरो। और इसमें एक कैरेक्टर आती है मावा हाकी, जो कि जेकोबो की बेटी है। एंड जॉर्ज अपनी फैमिली में वो पहला लड़का है जिसको ये मौका मिलता है स्कूल में जाने का और तालीम हासिल करने का। एंड जॉर्ज का जो फादर है नगोतो, वो एक फार्मर है और वो जकोबो की ज़मीनों पर काम करता है, ज़मींदारी करता है। वो जकोबो डील्स करता है मिस्टर हॉलैंड के साथ, जो कि एक वाइट मैन है। नगोतो के 2 और बेटे हैं, कमाओ एंड बोरो। ये एंड जॉर्ज के भाई हैं। बोरो को फोर्स किया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए, जिसकी वजह से उसको बीमारी हो जाती है PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जो नेटिव अफ्रीकन हैं इलाके के लोग, वो स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं वाइट ब्रिटिशर्स के खिलाफ टू गेट गुड वेजेस। नुगोतो ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट स्ट्राइक, लेकिन वो जकोबो से डरता है। लेकिन अपने वो डर के बावजूद वो स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो जाता है विद हिज नेटिव कंट्रीमैन। यहाँ पे एक जेड लग गया है तो ये आप करेक्ट कर लें। जेकोबो डिसाइड करता है कि वो मीटिंग करे इन नेटिव्स के साथ ताकि वो स्ट्राइक को स्टॉप कर सके, लेकिन वो मना कर देते हैं और उनमें से नगोतो जो है वो जेकोबो पर हमला करता है, जिसकी वजह से जेकोबो उसको अपनी ज़मीनों से निकाल देता है। पर अच्छा, इसका असर होता है एंजॉर्ज की पढ़ाई पर, क्योंकि वो एक अच्छी तालीम हासिल कर रहा होता है एक महंगे अच्छे स्कूल में। लेकिन जब उसके बाप को ज़मीनों से निकाल दिया जाता है तो फिर वो स्कूल से भी निकल ही जाता है और उसको एक लोकल गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। इसी वजह से नगोतो जो है वो मावा हाकी से सेपरेट हो जाता है। मावा हाकी अब एक और करेक्टर है जो कि जेकोबो की बेटी है। अब एक और कैरेक्टर है जोमो किनियाटा। ही वॉज एंटी कॉलोनियल एक्टिविस्ट हु सॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिशर्स जो हैं उसको अरेस्ट कर देते हैं और अक्यूज़ करते हैं उसको फॉर प्लेइंग अ की रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द माओ माओ रेबिलियन। जितने भी माओ माओ रेबिलियन में लोग हिस्सा लेते हैं उन सबको अरेस्ट कर दिया जाता है। आगे जाके जेकोबो की डेथ हो जाती है और उसका ज़िम्मेदार नगोतो और एंजॉर्ज को ठहराया जाता है और उनको बुरी तरीके से मारा जाता है। नगोतो को पता होता है कि जेकोबो को किसने मारा है, लेकिन वो रिवील नहीं करता है, जिसकी वजह से नगोतो को मार मार के उसको कत्ल कर देते हैं। बाद में पता चलता है, डिस्कवर होता है कि नगोतो के बेटे बोरो ने जेकोबो को मारा था। अब फिर आगे जाके जब एंजॉर्ज मावा हाकी से मिलता है तो वो उसको अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन मावा हाकी उसको इनकार कर देती है। तो एंजॉर्ज बहुत सदमे में चला जाता है क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता है। इसी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसको बचा लेती है। नॉवल शो करता है कि कैसे ब्रिटिश रूल के दौरान कीनियन फैमिलीज़ जो हैं वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गई। एक ऑर्डिनरी मैन की लाइफ पर कॉलोनियल रूल का, ब्रिटिश रूल का कैसे असर हुआ है, ये नॉवल उस बारे में है। नॉवेल्स की थीम्स की तरफ आते हैं। अब थीम्स की तरफ आते हैं तो ये नॉवल एक्सप्लोर करती है सेंट्रल थीम्स को, जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड पर्सनल स्ट्रगल्स फेस्ड बाय द कैरेक्टर्स इन द कॉलोनियल कीनिया। पहला थीम है कॉलोनियलिज्म एंड इंडिपेंडेंस। अब ये नॉवल जो है वो डिपिक्ट करता है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट को कीनिया पर, और ये हाईलाइट करता है उन नेटिव पॉपुलेशन की स्ट्रगल को जो कि वो फ्रीडम के लिए करते हैं और इंडिपेंडेंस के लिए करते हैं। दूसरा थीम है एजुकेशन का। तो एजुकेशन जो है उसको पोर्ट्रे किया जाता है एज ए मीन ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल मोबिलिटी। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में एजुकेशन वो कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एज वेल एज बिटवीन डिफरेंट सोशल क्लासेस। तो उस पर जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट हुआ है ये उस थीम को एक्सप्लोर करता है। अच्छा, तीसरा थीम है फैमिली एंड रिलेशनशिप्स का। तो ये रिफ्लेक्ट करता है बोथ लव एंड कॉन्फ्लिक्ट को। जो फैमिलीज़ में उतार चढ़ाव आते हैं, जो माँ बाप का अपने बच्चों के साथ और सिबलिंग्स का आपस में, तो ये उस थीम को भी एक्सप्लोर करता है।
चौथा थीम है आइडेंटिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं कैसे वो आइडेंटिटी क्राइसिस में पड़े हुए हैं, वो रिकनसाइल करने की कोशिश करते हैं अपने अफ्रीकन हेरिटेज के साथ जो कि अफेक्ट हुआ है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से। तो उस थीम को रिफ्लेक्ट करता है ये। पांचवा थीम है नेशनलिज्म एंड रेजिस्टेंस। तो ये नॉवल पोर्ट्रे करता है ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंट मूवमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो अपनी नेशन के साथ सेंटिमेंट्स हैं उसको दिखाया जाता है, और ऑल्सो द इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जैसे कि माओ रेबेलियन है, तो उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे अगेंस्ट कॉलोनियल रूल दे फॉट। अब छठा थीम है सोशल इंजस्टिस एंड पोवर्टी का। तो इसमें जो हार्श रियलिटीज़ ऑफ पोवर्टी है, इनइक्वालिटी है एंड सोशल इंजस्टिस है फेस्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल अंडर द कॉलोनियल रूल, वो बताए जाते हैं। और ये हाईलाइट करता है द नीड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज। अच्छा, अब आखिरी थीम है होप एंड रिसिलियंस। इसमें अब कैरेक्टर जो हार्डशिप्स और चैलेंजेस फेस करते हैं उन सब के बावजूद ये नावल कन्वे करता है एक होप का मैसेज, एक रिजिलियंस का मैसेज, और ये बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट इन फेस ऑफ एडवर्सिटी कैसे काम आती है। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपको नावल का आइडिया हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।